Good morning, sir. Good morning, ma'am. Just waiting for a few more students. Nancy is not connected yet. No student has joined. I've sent a reminder message. Let's see. Very strange. No student. Ma'am, Sakranth is an off or there are classes on Sakranth? Ma'am, you are on mute. Can't hear you. Sir, off है उस दिन. परसों थर्सडे को ना? Yes, sir. अच्छा, नोटिफिकेशन आ गया है क्या उसका? No, sir, पर डेट शीट में ऑफ दे रखा है उस दिन. अच्छा, तो नोटिफिकेशन शायद आज या कल आएगा. Yes. Okay, yeah. Very strange. कोई भी नहीं आया सर अभी. That is very strange. Actually, today I wanted to show them a nice activity also. Okay. I told them in the last class that we will look at an interesting activity which will help them understand these circuits better. Lekin I'm really surprised. I sent them a reminder message. Okay, sir. Let's see if they turn off.
The strange thing is that the 12th class is the least sincere. Actually, they should be the most sincere. And I'm really surprised. And some of them say they are attending some tuitions, but their performance in the exam is not showing that. Yes. मितांशु, अपना कैमरा ऑन रखिए बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मितांशु, प्लीज कैमरा स्विच ऑफ नहीं करना पूरी क्लास में. महविश, स्विच ऑन योर कैमरा. अभी महाविश का कनेक्शन हुआ नहीं था. We'll wait, Mitanshu, for a couple of more students to join and then we will start, okay? Maybe in another 1 minute. I think Mahavish is facing some problem. नेटवर्क इशू. No, I don't think it would be network issue because she is getting connected, but she is not able to connect the audio. So I think she is not giving the permission to connect the audio and that's why it's not working. I don't know what's the issue. We'll just at least see if she is able to connect because she is continuously trying to. No, she is not able to. So we'll start, Mitanshu. We have to continue. Okay. तो अभी तक हमने जो लास्ट चैप्टर तक क्या रिवाइज किया, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, बैंडविड्थ, ये सब जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, फेजर एटसेट्रा, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द लास्ट 3 lectures. Okay, so we have revised the concepts of LCR circuits. Okay, now this exercise that we are going to do, okay, ये जो है, this will help us connect what we have learned. अभय अपना वीडियो ऑन करिए. या ओके. सो ये जो एक्सरसाइज है हम ये करेंगे, इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे. ओके, दैट एक्टिविटी शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द एलसीआर सर्किट्स कि क्या पैरामीटर बदलने से क्या इफेक्ट्स होते हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल. ठीक है, वो हम इसके बाद करेंगे. ओके, अभय योर कैमरा इज ब्लॉक्ड, कीप योर कैमरा ऑन. ओके, तो ये हम पहले एक ही एनालॉजी कर लेते हैं, फिर एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम किस चीज को एनालॉगसली का क्या मतलब है कि किसी चीज को उसके बिहेवियर के बेसिस पर कंपेयर करना. ठीक है ना, ऑल्दो वो अलग चीजें हैं. तो जैसे हमने ऑसिलेशंस में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में कि ये इक्वेशन जो है यहाँ पे, ये मैकेनिकल ऑसिलेशंस को शो करती है. और एलसीआर सर्किट में भी ऑसिलेशंस होते हैं जिसकी इक्वेशन ये है. हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी लास्ट क्लास में ये, राइट. तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है.
वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूजुअली वहां पे हमने कॉस से शुरू किया था। ओके, यहाँ पे साइन से कर रहे हैं, उससे केवल फेज डिफरेंस का फर्क होता है। सो लेट्स नॉट वरी। अब हर एक चीज में वी विल कंपेयर दीज एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि आखिर इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो देखते हैं कि देखिए जो x है यहाँ पे हमारा वेरिएबल, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है वो q है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो काम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ओके, वही काम आई कुड से कि यहाँ पे चार्ज कर रहा है। ठीक है बेटा, अपना वीडियोस ऑन रखिए। ठीक है, और इनर्शिया Switch on your video. Nikhil, Mavish, Saurabh, Sandeep. और इसका देखा इन सब पर बालक से लगा नहीं क्या आप जानते ही ना। Okay, L is providing the inertia that the mass provided there. Okay, R provides the dampening. Okay, B is the dampening factor, so R provides the dampening here. K, which is the spring constant, right, which tells us the elasticity, right, the spring constant, that is provided by 1 by C, reciprocal of it, right? And both these omegas signify the forced frequency. ठीक है, और ओमेगा नॉट जो होता है यहाँ पे क्या होता था, अगर किसी को याद है तो √k/m होता था नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने क्या कहा कि k किसके इक्वल है 1 by c और m किसके इक्वल है l, तो ये हमारा फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो भी एनालॉजिकली सेम है। ठीक है, तो टिल हियर you can use the same equation to tell about two different phenomena. That is the only idea of this, right? Now let's move on to the activity. ठीक है, तो एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स का LCR सर्किट पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम अपने मेन जो रिलेशनशिप्स हैं LCR के वो लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है कि जो हमारा करंट होता है, राइट, बिकॉज करंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, जो करंट होता है वो क्या होता है, राइट, ये हमारा करंट होता है। अनदर थिंग इज कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, then we should also let's remember what is our bandwidth 2 delta omega, और ये क्या होती है, somebody remembers the bandwidth? Bandwidth R by L, right, and finally our Q factor जो होता है ओमेगा नॉट L by R, और we can also write it as 1 by omega naught C R. ठीक है, तो अब इनको हम we will see these things on a graph and vary all the values and see what happens. ठीक है, अपने दिमाग में फॉर्मूले वो सारे रखिए और एक एक चीज को हम देखेंगे, राइट। अब इस ग्राफ में देखिए, यू कैन सी द ग्राफ, द ग्राफ इज विजिबल टू यू। Better somebody can confirm that to me कि you can see the graph. Yes sir. Okay, okay, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेड वाला कर्व हमें दिखाई दे रहा है
ये करंट का कर्व है, ठीक है ना, कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब जो वाई एक्सिस है वो करंट शो कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो है वो प्लॉटेड है, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब ये रेड वाला हमारा मेन कर्व है जो आप रेजोनेंस में पढ़ते हैं। अब दो और मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, उनको भी देख लीजिए। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इट इज पासिंग थ्रू द मैक्सिमम करंट बाय √2 वैल्यू, मतलब कि जहां पे हम बैंडविड्थ मेजर करते हैं वो वाला पॉइंट। अंडरस्टूड? वो ये है, जैसे कि इस समय करंट की पीक वैल्यू जो है 14.1 है रफली, विच इज √2 into 10, right? So this line is at 10 by 10, which is 10 √2 by √2, ठीक है। अब ये पर्पल वाली लाइन कहां से जा रही है? ये पीक पे से जा रही है इसकी, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्केल पर ये क्या दिखा रही है हमें? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे पीक करंट फ्लो करता है, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, विच इज 1/√LC, ठीक है ना। तो ये अब ग्राफ में क्या क्या चीजें आपको समझ आ गई। अब हम जो है एक एक वैल्यू को पहले चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये ग्राफ की शेप कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये वोल्टेज है, पीक वोल्टेज को चेंज करके तो कोई बहुत फायदा नहीं है, वो हम कर सकते हैं बट इट्स ओके, वो तो केवल ग्राफ को स्केल करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, सबसे पहले हम किसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है रेजिस्टेंस के लिए मैंने एम यूज किया है, वो टेक्निकल रीजन है, मैंने आर क्यों नहीं यूज किया, ठीक है, क्योंकि आर इज अ रिजर्व्ड वेरिएबल इन दिस एप्लीकेशन, ओके। तो m जो है, m को आप समझिए ये रेजिस्टेंस है, m इज रेजिस्टेंस। इस समय इसकी वैल्यू है 1 ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम कम करेंगे तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा, देख रहे हैं आप। अब मैं धीरे धीरे R की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि करंट जो है यहां पे, ये करंट कम हो गया। केवल पीक पे कम नहीं हुआ, हर जगह कम हो रहा है करंट, देखिए हर जगह करंट जो है ड्रॉप होता जा रहा है, ओके। लेकिन अराउंड द सेंट्रल पार्ट, अराउंड ओमेगा नॉट, करंट में सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है, और टुवर्ड्स द एक्सट्रीम्स रेजिस्टेंस बदलने से करंट पे थोड़ा ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क हर जगह पड़ता है। ये समझ गए आप? तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि आर को बदलने से हमारा करंट सर्किट में बहुत ड्रामेटिकली चेंज होता है नियर द पीक वैल्यू। अब दूसरी चीज ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग आर ऑन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी ये पर्पल लाइन कितनी मूव करती है, इस पे फोकस करिए। I am taking it from one extreme to another, but there is no change in the purple line. तो क्या पता चलता है हमें कि जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है आर के साथ, आर को कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की, ओमेगा नॉट है, वो चेंज नहीं होता है जिस समय हम आर को चाहे बहुत कम कर दें, चाहे बिल्कुल 0 के करीब ले आए, जब इंफिनिटी पे ले जाएं, देयर इज नो चेंज ऑन दैट, ओके। अब तीसरी चीज हमें क्या नोटिस करनी है कि बैंडविड्थ पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बैंडविड्थ पे अब देखिए क्या फर्क पड़ता है। ग्रीन लाइन और रेड लाइन जहां पे कट रहे हैं वो बैंडविड्थ वाला पोर्शन है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक बैंडविड्थ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आर को बहुत कम कर दिया, यहाँ पे देखिए तो बैंडविड्थ है। अब मैं आर को कम कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो करंट कम हो रहा है, और बैंडविड्थ को क्या हो रहा है, शुरू में इतना फर्क नहीं पता चलेगा, अब देखिए बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है, देखिए कितनी बैंडविड्थ बढ़ गई है,
और इसी तरह we can actually take the bandwidth to infinity also. Okay, so depending on R, the bandwidth changes. R बढ़ाते हैं तो bandwidth भी बढ़ती है. In another words, जो सर्किट का रेस्पॉन्स है वो कम शार्प होता जाता है. ठीक है, तो अब हमने देख लिए ये R के इफेक्ट. लेट्स ब्रिंग इट बैक टू 1. Okay, now we will see the effect of inductance L on the circuit. ठीक है, तो वापस वही तीनों चीजें देखेंगे. देखिए, मैं L को ऊपर नीचे बढ़ाऊं या कुछ भी करूं, जो पीक करंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो 14.1 ही रह रहा है. यहाँ पे देखिए, इस जगह पे पीक करंट है, उस पे कोई चेंज नहीं है L के मूवमेंट का. L को चाहे घटा दूं चाहे बढ़ा दूं, पीक करंट वहीं का वहीं रहता है. लेकिन पीक को छोड़कर हर जगह करंट में चेंज आता है, हर जगह चेंज आता है पीक को छोड़कर. और क्या चेंज आता है कि L को बढ़ाओ तो करंट कम होता है. देखिए, L बढ़ा रहा हूं, करंट कम हो रहा है, बस पीक वाला करंट नहीं छूता है, वो वहीं का वहीं रहता है. ठीक है, वी अंडरस्टैंड. L बढ़ाया करंट कम होगा, लेकिन रेजोनेंट करंट कम नहीं होगा. दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, लेट्स लुक एट द इफेक्ट ऑन ओमेगा नॉट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. L को बढ़ाते हैं तो ओमेगा नॉट कम होता जाता है. ठीक है, L बढ़ाएंगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी. और अब हम तीसरी चीज पे इफेक्ट देखेंगे इस चीज का. तीसरी चीज क्या है, बैंडविड्थ. देखिए, L को बढ़ाता हूं तो बैंडविड्थ कम होती जाती है और ये जो कर्व है शार्पर होता जाता है. ठीक है, L मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to L or some power of L, right? We know it is proportional to L. The bandwidth is proportional to L, and that we can verify here. Very neatly we can verify, and the effect is quite prominent. L को देखिए, मैं 10 तक ले गया तो ये सर्किट कितना ज्यादा शार्प हो गया है. Resonance has become very, very sharp. Let's bring it back to 1 and we will see the effect of capacitance now. ठीक है, सबसे पहली चीज पीक करंट ऑब्जर्व करेंगे. कैपेसिटेंस को कितना भी मैं चेंज करूं, पीक करंट चेंज नहीं होता है. यू कैन सी दैट पीक करंट इज स्टिल द सेम लाइक इट वाज इन L. लेकिन बाकी हर जगह का करंट चेंज होता है. और वो किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है? ये देखिए, ऑन योर मैं वीडियो सभी की ऑफ है. हाँ, अभय, दीपिका, सौरभ, दीपिका. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. आप बार बार ऑफ क्यों कर लेते हो? कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? अभय, नीरज, सॉरी सर, सौरभ एंड इशिका. मैम वीडियो ऑन नहीं हो रही है, लिंक जा रही है जब वीडियो ऑन करते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हम C को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, राइट? और जैसे जैसे C को घटाते हैं करंट घटता है. लेकिन पीक करंट पे कोई असर नहीं होता. ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैंडविड्थ इसका क्या असर होता है. पीक करंट देख लिया, अब हम देखेंगे कि इसका असर ओमेगा नॉट पे क्या होता है. लेट्स डू इट इन द सेम ऑर्डर. देखिए, C को बढ़ाते हैं तो ओमेगा नॉट कम होता है, जैसे L के साथ हो रहा था. Larger the value of C, smaller is the resonant frequency. But what happens to the bandwidth? See, that is an interesting thing to see. Can you see any change in bandwidth happening?
देखिए मैं C को बदलता हूं, बैंडविड्थ में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इस कर्व की यहां पर जो मोटाई है वो सेम रह रही है हमेशा, ठीक है। तो C का बैंडविड्थ पर कोई असर नहीं है, ओमेगा नॉट पर है लेकिन बैंडविड्थ पर नहीं है। लेकिन L का और R का बैंडविड्थ के साथ रिलेशन था। R बढ़ाने से बैंडविड्थ बढ़ती थी, L बढ़ाने से बैंडविड्थ कम होती थी, लेकिन C का कोई भी बैंडविड्थ पर इफेक्ट नहीं है। और आप ये फॉर्मूले से भी याद रहेगा आपको कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू R बाय L। R बढ़ाते हैं बैंडविड्थ बढ़ती है, L बढ़ाते हैं बैंडविड्थ कम होती है, और C है ही नहीं उस फॉर्मूले में। ओके, तो कोई भी बैंडविड्थ पर इस चीज का असर नहीं है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द effects of individual parameters on the circuit. Anybody has any questions? You want to see the curve for any other value? Tell me now. ठीक है, you can there is a website called Desmos. आप उस पर जाके खुद भी ये curve बना के you can play around with it. Okay, if you want. लेकिन अगर which is not needed. I mean, in the exam, they will not ask you to make these curves. लेकिन अभी आपको कोई डाउट है कोई भी कि किस वैल्यू के लिए क्या कैसे ये कर्व काम करेगा, अब आप कोई भी जैसे कि अब कोई आपने एक सर्किट बना लिया है, ठीक है, रेडियो ट्यूनर सर्किट बनाया है आपने, तो आपको क्या चाहिए उसमें? सबसे पहले आप एक को ये चाहिए कि आप L जो है वो क्या करिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम ट्यूनर सर्किट बना रहे हैं तो हमें शार्प रेजोनेंस चाहिए, है ना। तो मैंने L बढ़ा दिया पहले। नाउ आई विल एडजस्ट माय C, उसको बढ़ा दिया और फिक्स करके छोड़ दिया है। अब मैं जो है अपने C से अपने रेडियो को ट्यून कर रहा हूं, देखिए। नाउ यू कैन थिंक ऑफ द पर्पल लाइन एज द लाइन मूविंग ऑन योर रेडियो। आपका FM रेडियो पे जो लाइन मूव होती है ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, आप उसको जो पर्पल लाइन को है उस तरह समझिए। तो वो कैसे चेंज हो रही है? बाय चेंजिंग द C। ओके, अब मुझे बहुत ज्यादा शार्प नहीं चाहिए, तो लेट्स से मैंने इतना कर दिया। आई नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ टू प्ले विद, राइट, बिकॉज लेट्स से लता मंगेशकर इज सिंगिंग एंड देयर इज अ ह्यूज बैंडविड्थ नीडेड फॉर हर सिंगिंग। तो मैंने ये अपना बैंडविड्थ बढ़ा दिया, और वो किस स्टेशन पे गा रही हैं वहां जाने के लिए मैं अपना कैपेसिटेंस बदलूंगा, और ये पूरा जो चीज है ये पैरेलली शिफ्ट होगी। देखिए, देयर इज नो चेंज इन बैंडविड्थ हैपनिंग नाउ, आई एम ओनली चेंजिंग द ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी which is the resonant frequency. Everybody understood that? Anybody has doubts around this? बताइए बेटा। Then should we go back to the PPT and do some remaining part of the chapter? अगर इसमें doubts नहीं है तो okay, so we'll go back. ठीक है, तो we will come to the last part of this chapter now to revise, and that is the transformer. ठीक है, जो हमने LCR सर्किट्स पढ़े हैं, और इससे पहले चैप्टर में क्या चीज पढ़ी थी हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो इन दोनों चैप्टर्स की मदद से हम एक डिवाइस को समझेंगे। उस डिवाइस का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एवरीबडी नोज व्हाट अ ट्रांसफॉर्मर इज, राइट। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, बट मे बी नॉट in so much of detail. So let's just understand कि ट्रांसफॉर्मर यूजुअली किस डिजाइन का होता है, कि there is a iron core which is of this shape, okay, rectangular shape.
Although there are transformers which might have either this shape of iron core also, okay, एंड वाइंडिंग यहां होती है उनमें, दोनों एक के ऊपर एक, ठीक है। लेकिन क्लैरिटी के लिए यही वाला हम पढ़ते हैं, जबकि जब आप कॉमर्शियली देखेंगे तो हर शेप के होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसमें ये आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन, देन देयर इज अ प्राइमरी कॉइल, ओके। प्राइमरी कॉइल किस साइड को बोलते हैं? इनपुट साइड को, ये ग्रिड से कनेक्टेड होगा हमारा। और एक है आउटपुट साइड, जहां पे हम अपने लोड को यानी कि डिवाइस को किसी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं, आउटपुट साइड भी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना सा है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, एकदम सिंपल सी डिवाइस है, ठीक है। नाउ obviously we are not going through the entire theory, so let's look at the next part. What is the expression for the output of the voltage? Okay, so output voltage हमें बतानी है, तो output voltage number of turns में कैसे लिखूंगा मैं? It is the turns on the output side, which is the secondary side, by the turns on the primary side into the input voltage. Okay, और अगर यही मैं करंट में देखूं तो करंट में यूजुअली ये क्या होगा? I naught is equal to I output is equal to primary side by secondary side into input current. ओके, उल्टा हो जाता है करंट में, ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें ना। Let's do this question. If a transformer has an input of 10 ampere and an output of 1 ampere, what would you call this transformer? Is it a step up, step down, or we can't say based on this information? Somebody tell me. 10 एम्पियर को 1 एम्पियर बना रहा है एक ट्रांसफॉर्मर, तो वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? सर स्टेप डाउन। ये ऑब्वियसली ये देखने से लगता है क्योंकि ये 10 एम्पियर को 1 एम्पियर बना रहा है, लेकिन स्टेप अप और स्टेप डाउन याद रखिए आर बेस्ड ओनली ऑन द वोल्टेज। स्टेप अप का मतलब जो वोल्टेज बढ़ाए, स्टेप डाउन का मतलब जो वोल्टेज घटाए, ठीक है। अब देखिए करंट बढ़ रहा है, पावर तो सेम रहनी चाहिए दोनों तरफ, एटलीस्ट रफली, अगर हम एफिशिएंसी को 1 मान लें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर करंट 10 गुना कम हो रहा है तो जो वोल्टेज है वो 10 गुना बढ़ेगी, राइट? क्योंकि इनका प्रोडक्ट दोनों साइड पे एक फुली एफिशिएंट ट्रांसफार्मर में सेम होता है। अगर करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, और अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो ये स्टेप अप है, स्टेप डाउन नहीं है। द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन अ वे कि ऐसा लगे वो स्टेप डाउन है, बट इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ट्रांसफार्मर के हद से ज्यादा, तो उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसी तरह डाली जाती है, ठीक है। सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दिस कि करंट बढ़ रहा है तो स्टेप डाउन है, वोल्टेज बढ़ रही है तो स्टेप अप है। If a transformer has an input of 5 volt and 2 ampere and generates an output voltage of 10 volt, what would be the output current? So 1 ampere. Right? So the output current will be, because दोनों तरफ VI is same, right? Input side पे VI क्या है? 5 into 2. So that should be equal to 10 into current. Okay, so I is equal to 1 ampere.
ओके, यहाँ पे हमने एक अजम्पशन बना लिया। क्या अजम्पशन है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। जब तक हमें नहीं बताया जाएगा हमको ये अजम्पशन लेना है, ठीक है। सो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। नाउ अ थियोरेटिकल क्वेश्चन कि स्टेट द रीजंस फॉर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में 4 तरह के लॉसेस हमें याद रखने, ठीक है। अभी मैं केवल उनका नाम पूछ रहा हूँ, राइट, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं पूछ रहा हूँ। व्हाट आर दोज लॉसेस? कौन कौन से हैं? सबसे सिंपल लिखते हैं पहले। अगर वायर्स यूज हो रहे हैं तो क्या होगा? जरूर वायर्स में रेजिस्टेंस होगी, कितना भी अच्छा वायर हो, ठीक है ना। तो जूल्स हीटिंग लॉसेस होंगे ही होंगे। तो पहला रीजन तो हो गया रेजिस्टेंस लॉसेस, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल लॉस है, ये हर एक डिवाइस में होगा। ट्रांसफार्मर में क्या, हर एक ही डिवाइस में होगा। अब जो कुछ ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिक लॉसेस हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। एक याद रखिए, फ्लक्स लीकेज। देन अनदर लॉस का कारण होते हैं एडी करंट्स। And the third reason is because of hysteresis. Okay, hysteresis इस बार डिटेल में नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन हमें पता तो होना ही चाहिए, right? Hysteresis, right? ये 4 reasons है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Can somebody explain to me what is the meaning of flux leakage? क्या मतलब है? फ्लक्स कैसे लीक हो सकता है, इसका क्या मतलब है? सर बिकॉज ट्रांसफार्मर का जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो 2 कॉइल्स को साथ में लिया जाता है और मतलब पहली कॉइल के अंदर जब फ्लक्स जाता है तो वही वाला फ्लक्स दूसरी कॉइल से पास होता है। लेकिन अगर हम कॉइल को थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं तो फिर वो पूरा फ्लक्स उससे पास नहीं हो पाता और इसीलिए वोल्टेज मतलब अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाता। वेरी गुड। तो और इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों को या तो बहुत ज्यादा क्लोज रख सकते हैं या एक के ऊपर एक रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए, हमने जो अभी कंस्ट्रक्शन देखी, राइट, जो सबसे कॉमन हम कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं वो इस तरह की, राइट। तो हम ये एज्यूम करते हैं अपनी कैलकुलेशन में कि जो फ्लक्स किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी कोई, मान लीजिए ऐसे। अब ये जो मटेरियल है सॉफ्ट आयरन कोर है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, राइट। जबकि हम कोई वी डोंट वांट टू मैग्नेटाइज इट, फिर भी हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल कंटेन मोस्ट ऑफ द फ्लक्स, और आसपास जो है बहुत कम फील्ड बाहर जाएगी, ज्यादातर फील्ड इसी में ट्रेवल करके जाएगी, ऐसे घूम के आएगी, बहुत सारी फील्ड, ठीक है, घूमकर वापस यहाँ आ जाएगी, सर्कुलर होती है फील्ड, ठीक है, लूप में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ट्राई टू कंटेन द फील्ड, लेकिन ये 100% कंटेन नहीं कर सकता। तो थोड़ी बहुत फील्ड जो है वो ऐसे बाहर भी जाएगी, और वो जो है वो लीकेज है, ठीक है। सो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है इसको कंट्रोल करने का, इसको कम करने का,